हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का क्लास भी अच्छे तरीके से चल रहा था। गज आज हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे। लगातार हम लोग जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन देख रहे थे। आज जो हम फाइनली आज क्लास लेकर आए हैं किसका, केमिस्ट्री का एमसीक्यू टेस्ट करेंगे बिहार बीएससी नर्सिंग के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं। ये भी सारा क्वेश्चन जो है कहाँ से सिलेक्ट किए हैं हमने, एनसीईआरटी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में निम्न में से कौन सी संक्रमण श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पड़ती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में, ठीक है, क्या हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में निम्न में से कौन सी संक्रमण श्रेणी जो है दृश्य क्षेत्र में पड़ती है। आप लोगों को पता होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो है श्रेणी होती है वो 5 प्रकार के होती है। तो यहाँ पे 4 प्रकार का ऑप्शन में दिया गया है, लेमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा श्रेणी जो है कहाँ पे पड़ती है, दृश्य क्षेत्र में पड़ती है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बामर श्रेणी जो है कहाँ पड़ती है, ये दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, दृश्य क्षेत्र में। लाइमन श्रेणी जो पड़ता है पैरावैगनी किरण होता है, पैरावैगनी होता है, ठीक है। पास्चन जो होता है अवरक्त किरण होता है, अवरक्त होता है, और ये भी क्या होता है, अवरक्त ही होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा श्रेणी, बामर श्रेणी जो है कहाँ पड़ता है, ये दृश्य क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए पूछा जा रहा था क्वेश्चन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है n बराबर 3 एवं l बराबर 1 के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यदि n का मान कितना दिया हो 3 और l का मान कितना दिया हो 1 दिया हो। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आपको बताना है कि यहाँ पे कितने जो है क्या आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यदि n बराबर 3 हो और l बराबर कितना हो 1 हो, तो याद रखिएगा अगर यहाँ पे l बराबर l का मान, l को दिगंश नंबर कहा जाता है, ठीक है, और l का मान अगर 0 हो तो s कक्षा होगा। कक्षा कौन सा होगा, ये s कक्षा होगा। अगर l का मान 1 हो तो ये p उपकक्ष होगा, ठीक है। अगर l का मान 2 हो तो ये कौन सी कक्षा होगा, d उपकक्ष होगा, ठीक है। और l का मान 3 हो तो ये कौन सा उपकक्ष होगा, ये आपका f उपकक्ष होगा। आपको पता है s कक्ष में जो है आपको उपकक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसमें जो है आपको पता होगा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसमें आपको पता होगा कि 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या पूछा जा रहा है, अगर n बराबर 3 और l का मान 1 हो तो l का मान यहाँ पे 1, देखिए यहाँ पे l का मान 1 के लिए जो है कौन सा उपकक्ष आ रहा है, p आ रहा है, ठीक है। p उपकक्ष आ रहा है और p में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6। तो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा तो आपका इस प्रकार का क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होंगे। चलिए करते हैं अगले सेशन क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न क्वांटम संख्या के लिए अधिकतम अभिनिर्धारित कक्षकों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न क्वांटम संख्या के लिए अधिकतम अभिनिर्धारित कक्षकों की संख्या क्या होगी, और हमारे पास क्या दिया गया है, निम्न क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या कौन कौन सा दिया गया है, यहाँ पे आप देख लीजिए n बराबर 3 दिया है, l बराबर 1 और m बराबर क्या दिया है, 0 दिया है, ठीक है। यहाँ पे बताना है आपको कि कक्षकों की संख्या क्या होगी अगर n बराबर 3 हो और l बराबर 1 हो, m बराबर 0 हो। तो यहाँ पे देखिए n क्या है आपका
प्रिंसिपल नंबर है जिसको मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। n को क्या कहा जाता है? मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है, और l को दिगंश नंबर कहा जाता है, दिगंश संख्या कहा जाता है, और m को चुंबकीय संख्या कहा जाता है, यानी कि मैग्नेटिक नंबर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर n का मान कितना दिया है आपको? n का मान 3 दिया है। ठीक है, तो l का मान क्या होगा? इसी से हमको l का मान निकालना है। अगर n का मान 3 दिया हो तो l बराबर जो सूत्र होता है वो याद रखिएगा, n-1 होता है, n-1 होता है l का बराबर सूत्र। तो यहाँ पे l का मान जो होता है n-1 होता है। ठीक है, 0 सहित होता है, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका पहले 0 1 2। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए किसके लिए पूछा रहा है? l का मान 1 के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको l का मान 1 दिख रहा है, l का मान 1। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करना है आपको? l का मान 1 तो आ गया, अब पूछा जरा m के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए m का मान निकालना है l से। तो m का मान जो होता है, m जो होता है, m का जो सूत्र होता है m निकालने का, वो होता है आपका -l से l तक। ठीक है, याद रखिएगा, -l से l तक ये होता है, -l से l तक। तो -l से l तक, तो l का मान कितना दिया है? यहाँ पे 1 दिया है, तो -1 से शुरू करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 0 आएगा आपका, और उसके बाद क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे m का मान 0 के लिए पूछ रहा है ना, m के लिए 0 पूछ रहा है, तो कितने क्या पूछा जा रहा है? निम्न क्वांटम संख्या के लिए अधिकतम निर्धारित कक्षकों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, और 0 के लिए जो होता है कक्षकों की संख्या 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से रोक करके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि टाइटेनियम परमाणु के लिए, ठीक है, कौन सा परमाणु पूछा है? टाइटेनियम परमाणु के लिए दिए गए कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ सही क्रम कौन सा होगा? ऊर्जा स्तर का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? किस परमाणु के लिए पूछा जा रहा है? टाइटेनियम परमाणु के लिए। कौन सा होगा? ऑप्शन को देखिए और राइट आंसर दीजिए आप लोग, कौन सा सही होगा। सबसे पहले ये देखना है कि टाइटेनियम परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है। टाइटेनियम परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका कितना होता है? आपको पता होगा 22 होता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो किस प्रकार से होगा? टाइटेनियम परमाणु के लिए 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d2। ठीक है, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कि इसका जो परमाणु क्रमांक 22 है, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 22। तो यहाँ पे गिनती कर लेते हैं, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 4 22 हो गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टाइटेनियम परमाणु के लिए दिए गए कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ सही क्रम कौन सा है? यहाँ पे दिया गया है क्या? बढ़ता हुआ सही क्रम। यहाँ पे पहले दिया है 3s 4s, यहाँ पे देखिए किसी में मैच कर रहा है 3s के बाद 4s नहीं मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे 3s के बाद भी 3p आना चाहिए, तब इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे दिया है 4s 3s, यहाँ पे किसी में मैच कर रहा है क्या? नहीं, 3s के बाद जो है 4s के बाद तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है आपका। ऑप्शन सेम है 3s 3p 3d, 3s 3p 4s, यहाँ पे पहले दे दिया है 3d, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग मैच कर रहा है। ऑप्शन डी में है 4s 3p 4s 3d, यहाँ पे देखिए मैच कर रहा है क्या? 3s 3p, यहाँ पे देखिए 3s 3p 4s 3d, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न आयन में से
क्या पूछा रहा है, निम्न आयन में से बेरिलियम 2+ के किसके लिए सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे। बेरिलियम आयन में से का सम इलेक्ट्रॉनिक पूछा जा रहा है। सम इलेक्ट्रॉनिक किसको कहते हैं, वैसा यौगिक जिसमें बराबर इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। तो देख लेते हैं, बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 4 होता है। ठीक है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है। और 4 में से इन्होंने क्या किया है, प्लस चार्ज है, +2 चार्ज है। तो इसका मतलब इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया है। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद इसके पास कितना बचा, केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचा। यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु को देखते हैं ऑप्शन ए में। हाइड्रोजन परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्होंने त्याग करके प्लस धनायन बनाया है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो इसके पास तो एक है, एक त्याग ही कर दिया, तो इसके पास है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है लिथियम प्लस, यानी कि लिथियम आयन में देख लेते हैं, लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 3 होता है और इन्होंने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इसलिए इस पर प्लस आयन आया है, 1+ आयन आया है। तो इसका मतलब जो है इन्होंने एक त्याग किया है, तो इसके पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा। एक त्याग करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचा। तो सम इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जिसमें बराबर के इलेक्ट्रॉन हो। बेरिलियम के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के चौथे ऊर्जा स्तर में परमाणु ऑर्बिटलों की कुल संख्या क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है एक परमाणु के चौथे ऊर्जा स्तर में ऑर्बिटलों की संख्या क्या होगी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, एक परमाणु के चौथे ऊर्जा स्तर के लिए पूछा जा रहा है। तो देखिए इस तरीके से आपका क्या रहता है, एटम रहता है। ठीक है, चौथे ऊर्जा स्तर के लिए पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए पहले n = 1 है। ठीक है, पहला स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा ऊर्जा स्तर। चौथा ऊर्जा स्तर के लिए पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा ऊर्जा स्तर के लिए ऑर्बिटलों की जो संख्या होती है, ऑर्बिटलों की संख्या बराबर, हम सूत्र बता देते हैं, की संख्या बराबर, अगर ऑर्बिटल की संख्या निकालना हो तो क्या करना है, ऊर्जा स्तर का स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे चौथे ऊर्जा स्तर के लिए पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका याद रखिए n² सूत्र होता है और n का मान कितना दिया है, चौथा। तो चौथे का क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद कितना आंसर आएगा, 16। तो यहाँ पे पूछा रहा है ऑर्बिटलों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे टोटल 16 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका मैच कर रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक आवर्तक के तत्वों के लिए, द्वितीयक आवर्त के तत्वों के लिए प्रथम आयनन एंथैल्पी का सही क्रम होगा। द्वितीयक आवर्त के लिए, चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। द्वितीयक आवर्त सारणी के तत्व जो होते हैं, आपको पता होगा द्वितीयक आवर्त सारणी में कौन कौन से तत्व आते हैं। वो होता है आपका लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। ये सभी तत्व किस में आते हैं, द्वितीयक आवर्त सारणी के हैं। ठीक है, और आपको पता होगा इस तरीके से सजाना गलत होगा, तो इसको जो है हम थोड़ा अलग से दर्शाता है, जो इस तरीके से सजाना सही रहेगा। हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरीके से सजाना सही रहेगा। आपको पता होगा कि दाएं से बाएं जाने पर आपको पता होगा कि बाएं से जब हम लोग क्या करते हैं, दाएं की तरफ जाते हैं। ठीक है, जब बाएं से हम लोग क्या करते हैं, दाएं की तरफ जाते हैं, जब बाएं से क्या करते हैं, दाएं की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, ऊर्जा का स्तर घटता है और आकार बढ़ता है इसका। ठीक है, क्या होता है, जब बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो क्या होता है,
जब बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो ऊर्जा का स्तर जो है क्या होता है, घटता है और आकार बढ़ता है। इधर जाने पर क्या होगा, ऊर्जा स्तर बढ़ेगा यानी कि इंक्रीज होगा, ठीक है। और जो है इधर से इधर आने पर इसका ऊर्जा स्तर बढ़ेगा। याद रखिएगा, बाएं से दाएं जाने पर इसका ऊर्जा क्या होगा, घटेगा, ऊर्जा स्तर घटेगा और इसका आकार जो है क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और जब हम दाएं से बाएं जाएंगे, दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे तब इसका ऊर्जा स्तर बढ़ेगा और जो आकार घटेगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सही एंथैल्पी कौन सा है ना। आयनन का एंथैल्पी का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होगा, यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो। अच्छा, इसको सजाने की कोशिश करें सही अनुसार से क्या होगा। तो पहले जो है इसके अनुसार से क्या होना चाहिए, अच्छा इसी में हम सजा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है क्या करना है आपको, पहले ये जो आपका राइट होगा क्या, एंथैल्पी का सजाना इस तरीके से, ठीक है। बी जो है ऊर्जा स्तर लिथियम का ज़्यादा होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये आपको देखना है। लिथियम पहले, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो है क्या होगा, सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्साइड का सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति है। निम्नलिखित ऑक्साइड में से आपको बताना है कौन सी किसका जो है सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति का होगा, ये आपको बताना है। कौन सा जो है सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का है। आवर्त सारणी में देखिए, आवर्त सारणी में आपको पता होगा कि जब ये जो है आवर्त सारणी को सजा लेते हैं। पहले ये जो है सूत्र हमारे पास जो है दिए गए हैं। सबसे पहले तो इतना जान लीजिए आप लोग, जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं, हमेशा धातु के ऑक्साइड जो होता है हमेशा अम्लीय होता है, सॉरी क्षारीय होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होंगे। और अधातु जो होते हैं, और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा क्या होता है, अम्लीय होते हैं। याद रखिएगा कैसा होता है, अम्लीय। यहाँ पे धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्या होता है, क्षारीय, और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं कैसा होता है, अम्लीय होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगर हम इस तत्व को सजाना चाहें, पहले क्या है आपका बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। अगर इस तत्व में हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, धात्विक गुण जो है इसका क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, ऊपर से नीचे तरफ देखें तो क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता है। अगर हम ऊपर से क्या जाएं, नीचे की तरफ जाएं तो क्या होगा, इसका धात्विक गुण बढ़ेगा। और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो क्या होगा, इसका अम्लीय गुण बढ़ेगा। याद रखिएगा क्या होगा, इसका अम्लीय गुण बढ़ेगा। और इसमें क्या होगा, अम्लीय गुण घटेगा, ठीक है। याद रखिएगा, सॉरी अम्लीय गुण नहीं, धात्विक गुण, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, धात्विक गुण बढ़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अधात्विक गुण बढ़ेगा। इधर जो है क्या होगा आपका, अधात्विक गुण, और धात्विक गुण बढ़ेगा। और इधर से इधर जाने पर क्या होगा आपका, धात्विक गुण बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि ऊपर से जब नीचे आएंगे धातु गुण बढ़ेगा, और नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा। और आपको पता है कि और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। धातु का जो ऑक्साइड होता है क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, पहले है क्या है आपका बेरिलियम, ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा, सबसे ऊपर में कौन सी है, ये है। और इसका ऑक्साइड जो होगा क्या होगा,
हमेशा अम्लीय प्रकृति का होगा। सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का इस सारे ऑप्शन में यही होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, आप इस वर्ग किस वर्ग में रखेंगे? ये आपसे पूछा जा रहा है। एक परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2, आप इसको किस वर्ग में रखेंगे? तो देखिए, इसको निकालने के लिए आपको जो है ना, वर्ग को निकालने के लिए जो है एक फार्मूला आता है, उसको आपको याद रखना है। n-1 इंटू d इलेक्ट्रॉन प्लस n-s इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखिए, ये डी इलेक्ट्रॉन मतलब जो है ये डी कक्ष का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और जो है ये NS मतलब हुआ अंतिम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अंतिम उपकक्षों की संख्या। यहाँ पे अंतिम उपकक्षों की संख्या कौन सा दिया है? S। ठीक है, S में कितना इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 2। ठीक है, और जो है D में कितना दिया है? यहाँ पे देख सकते हैं, अंतिम D का कितना दिया है? 3। और जो है 3, इनमें से क्या करना है आपको? प्लस कर देना है। तो प्लस करने के बाद आपका ऑप्शन जो आंसर आएगा 5, इसलिए 5वें वर्ग का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न देखते हैं। जल के अस्थायी धारा को, यहाँ पे क्या पूछा रहा है? जल की अस्थायी धारा हटाने के लिए उपयोग विधि है। यहाँ पे अस्थायी धारा नहीं होगा, धारा के बदले यहाँ पे आप याद रखिएगा कि कठोरता, अस्थायी कठोरता होता है ना। अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए कौन सा विधि उपयोग में लाई जाती है? जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है? आपका ऑप्शन है कैल्गोन विधि, क्लार्क विधि, आयन विनिमय विधि, संश्लेषित विधि। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लार्क विधि। ठीक है, और कैल्गोन विधि का उपयोग किया जाता है, कैल्गोन विधि का जो उपयोग किया जाता है कठोर पानी को ना, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में। ठीक है, सॉफ्ट करने में, यानी कि याद रखिएगा नरम करने में। जो कठोर पानी होता है, कठोर जल को किस में बदलता है? ये नर्म में। इस नर्म करने में, कठोर जल को नर्म करने में कैल्गोन विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी में आपका आयनन विधि। आयनन विधि का जो उपयोग किया जाता है आपको जो है अस्थायी कठोरता को दूर करने में। ठीक है, अस्थायी कठोरता को दूर करने में। ठीक है, और संश्लेषित विधि का प्रयोग किया जाता है ये सामान्य विधि, ये जो है इसका अस्थायी कठोरता को दूर करने में सिंथेटिक रेजिन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सिंथेटिक रेजिन विधि का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अस्थायी कठोरता का उपयोग किस में किया जाता है? संश्लेषित रेजिन विधि से किया जाता है, याद रखिएगा। और आयनन विधि जो है ये आपको जल के कठोरता को जो है सामान्य रूप से जब किया जाता है, दूर किया जाता है, तब इस आयनन विनिमय विधि से किया जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? क्लार्क विधि से। ठीक है, कठोर जल को नरम बनाने में कौन सा विधि? कैल्गोन विधि है। और जो है अस्थायी कठोरता को दूर करने में संश्लेषित विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको जो है बहुत ही ईजी है, कई बार आप पढ़े होंगे। तो ये आपको ऑप्शन जो है क्या करना है, क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्राइड अणु जो है लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है गया है आपको हाइड्राइड अणु का, जो इसको में आपको बताना है। ठीक है, कौन सा लुईस अम्ल की भांति कार्य करता है, और लुईस अम्ल क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है व्याख्या करके। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, ये थे हमारा आज का लास्ट प्रश्न। आई होप क्लास अच्छा लगा हो। क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्लास कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।